हाँ देखिए, एंड लीजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, एक दो गीत से या गांव के कब्रिस्तान में लिखे गए एक दो गीत से। एज यू नो, जैसे क्या जानते हैं, एलेजीज एंड लेमेंटिंग सॉन्ग। एलेजी एक दो गीत होते, लेमेंटिंग सॉन्ग। लेमेंट माने विलाप करना, रोना। वेल, WAIL वेल, विलाप करना, WAIL वेल। लेमेंट, LAMENT लेमेंट। और क्या था? वीप, वीप माने रोना। तो 3-4 माने होते हैं रोने के, विलाप करने, शोक मनाने के। पोएम देखिए सीधे अब। The curfew tolled the knell of parting day. The loving herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves that word to darkness and to me. गिरजाघर की रुक रुक करके घंटियाँ बज रही हैं। The curfew tolls, शाम की प्रार्थना की घंटी है। It is evening time and the church bells are ringing slowly. And it tells that the day is about to end. गिरजाघर की घंटी रुक रुक करके बज रही है और ये बता रही है कि शाम की प्रार्थना का समय है, अर्थात अभी दिन का अंत होने को है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे माने दिन के अंत की घंटी है, क्योंकि दिन के अंत में प्रार्थना होती थी, तो ये बता रही थी कि दिन के अंत में घंटी है। एंड द पोएट इज सिटिंग ऑन द कंट्री चर्चयार्ड। कभी कहाँ पर बैठा हुआ है? कब्रिस्तान बैठा हुआ है। ही लिसन्स द रिंगिंग बेल ऑफ द चर्च एंड ही गेस्ड दैट द डे इज अबाउट टू एंड। नहीं, वो अनुमान लगा लेता है कि दिन का अंत होने वाला है। एंड व्हाट द सीन, द नेचुरल सीन द पोएट सीज देयर ही डिस्क्राइब्स इन दिस फर्स्ट स्टेंजा। और जो दृश्य देखता है उसका वर्णन करता है कभी इस स्टेंजा में। क्या देखता है? द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। पशुओं के झुंड, द हर्ड ऑफ कैटिल। द हर्ड ऑफ कैटिल, कैटिल में पशु होता है मवेशी। द हर्ड ऑफ कैटिल आर कमिंग बैक फ्रॉम द मीडोज। पशुओं के झुंड जो है मीडोज से वापस आ रहे हैं। एंड दे आर कमिंग स्लोली, धीरे धीरे आ रही हैं। एंड दे आर लोविंग और दे आर मेकिंग साउंड, वह आवाज़ कर रहे हैं। बिकॉज दे आर वेरी कीन टू सी दियर काब्ज। दे आर वेरी कीन टू सी दियर काब्ज। वह अपने बछड़ों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। काब्ज, CALVS, काब्ज माने बछड़े, कीन माने उत्सुक हैं। सो दे आर मेकिंग साउंड, दे आर लोविंग, इसलिए वो रंभा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। एंड द विंड इज आल्सो ब्लोइंग स्लोली। द विंड इज आल्सो ब्लोइंग स्लोली दैट टाइम। उस समय हवा भी मंद चल रही। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। एंड व्हाट अदर थिंग द पोएट सीज दैट द फार्मर हु वर्कड हार्ड इन द होल डे। किसान जिसने पूरे दिन में जो है परिश्रम किया है, ही बिकेम टायर्ड नाउ, वह थक चुका है। एंड ही इज़ कमिंग बैक हिज होम, वो भी अपने घर को आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। बिकॉज ही इज़ टायर्ड, सो ही इज़ वॉकिंग स्लोली, क्योंकि थका हुआ है इसलिए धीरे धीरे आ रहा। एंड लीव द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। And these are going to their homes. After some time, only poet will remain in that country churchyard alone. ये सब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब अंधेरा हो जाएगा, वो जो कवि जो है वो केवल उसमें कंट्री चर्चयार्ड बैठा हुआ मिलेगा। बिकॉज ऑल द पर्सन आर गोइंग टू दियर एम टू दियर होम। सभी लोग अपने घर को जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम it becomes the darkness in the whole world and only poet will remain in that country churchyard alone. केवल वहाँ पर वो अकेले कवि जो है कब्रिस्तान बैठा हुआ मिलेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ गए? यस सर। प्लीज सी द नेक्स्ट स्टेंजा। सम स्टेंजा आर लेफ्ट देयर, दैट इज क्लास मार्क्स। यहाँ पर क्लास मार्क बना हुआ है, अर्थात कुछ स्टेंजा छोटे हुए हैं। फिर अंत में देखिए क्या वर्णन करता है।
क्या लेट्स अगेन देखिए, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हु इज सिटिंग ऑन द कंट्री चर्चयार्ड, व्हाट सीन हैज बीन सीन बाय हिम, ही डिस्क्राइब इन द फर्स्ट स्टेंजा, ही सीज, ही लिसन्स फर्स्ट that the bells, the church bells are ringing slowly and it tells that it is about to end of the day। पहले स्टेंजम का वर्णन करता है और उसको सुनाई पड़ता है, पहले वर्णन पहले सुनाई पड़ता है, वो अनुभव बता रहा क्या सुनाई पड़ता है, वो बताता है पहले स्टेंजा में कि गिरजाघर की घंटियाँ रुक रुक कर बज रही हैं और बता रही हैं कि कुछ समय बाद दिन का अंत होने वाला है, अर्थात दिन का अंत हो जाएगा। एंड ही सीज the herd of cattle are coming their homes and they are making sound because they spent the daytime in the meadows and now they are coming home because they are very keen to see their calves, so they are making sound। and the wind is also breezing or the wind is also blowing slowly, हवा भी धीरे धीरे चल रही है। and the poet sees that the plowman, that the farmer who worked hard in the whole day, now he is tired and he is coming home in the weary way, and they are going, all these things are the persons are going to their homes after some time, there will be in the darkness in the whole world and the poet alone left in the country churchyard। कभी जो है केवल अकेला है उस कंट्री चर्चयार्ड में बचेगा। Please see the next stanza। Beneath those rugged elms that you tease shade, where heaps the turf in many molding heap, each in his narrow cell far evil laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। Now, the poets sees the graves that are situated in that country churchyard। अब कवि की नज़र जो है कब्रों पर पड़ती है, जो कब्रिस्तान में कब्रें स्थित उन पर नज़र पड़ती है। अब क्या सोचता है, तब क्या सोचता है, बीनीथ दोज रुग्ड इल्म्स, उन भद्दे इल्म नामक पेड़ों के नीचे, इल्म नामक पेड़ होता है जो बहुत मोटा होता, मोटे तनक होता, तनक खुरदरा होता है। तो कभी कहता है कुछ कब्रें जो है उन इल्म नामक पेड़ों के नीचे हैं, खुरदरे तने वाले पेड़ों के नीचे हैं। दैट यू टी सेट, और कुछ कब्रें उसको दिखाई पड़ती हैं सदाबहारी यू नामक पेड़ के नीचे, छाया में, सेट बाय छाया। कुछ कब्रें खुरदरे तने वाले इल्म के पेड़ के नीचे हैं और कुछ कब्रें जो है सदाबहारी यू नामक पेड़ के नीचे स्थिति। यू माने यू पेड़ होता है अंग्रेजी। व्हेयर हीप द टर्फ इन मैनीज मोल्डिंग हीप, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो है ढेर लगे हुए हैं कब्र के, उन कब्रों के ऊपर जो टर्फ है, टर्फ माने सूखी घास है, उन कब्रों पर घास सूखी हुई है और वो सूख चुकी है। एंड मोल्डिंग हीप, और उनकी कब्रें जो है मोल्डिंग हो रही, हीप माने ढेर, अर्थात कब्र से तात्पर्य है उनकी कब्रें तितर बितर हो रही हैं। उनकी कब्रें जो हैं, क्योंकि उनकी कब्रों देखभाल करने को कोई है नहीं, इसलिए उन पर घास जमाई है उन कब्रों पर जो है, और कब्रें जो है अनइवन में हैं, ऊंचा खाली हैं, उनकी मिट्टी जो है तितर बितर हो रही है। हाँ निकल रही, तितर बितर हो रही, बिखर रही मिट्टी, हाँ बिखर हो रही। ईच इन हिज नैरो सेल फार इवल लेड, और प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोठरी में, अर्थात प्रत्येक कब्र में लेटे हुए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो सकरी, सेल में कोठरी होता है, कोशिका होता है, कोठरी से तात्पर्य है, कब्र से तात्पर्य है। उन सकरी कब्रों में फार इवल लेड, हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। लिमाए लेटना होता, लेट में लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? द रूड फोर फादर्स, बेचारे हमारे बेचारे पूर्वज लेटे हुए हैं, एंसेस्टर लेटे हुए हैं, फोर फादर लेटे हुए हैं, पूर्वज अर्थात जो है पुराने लोग लेटे हुए हैं। कहाँ के हैं? हैमलेट के, एक छोटे से गांव के। हैमलेट में छोटा गांव होता है, हैमलेट में छोटा गांव। लेड माने इसलिए में सो रहे हैं, उन छोटे कब्रों में जो है छोटे गांव के जो है पूर्वज सो रहे हैं। प्लीज अगेन, कब कहता है बहुत सी कब्रें इल्म नामक खुरदरे तने वाले पेड़ के नीचे हैं,
कुछ कब्रें जो है यू नामक सदाबहारी पेड़ों के नीचे हैं, लेकिन सभी कब्र जो है वो टूट फूट रहे हैं, अर्थात उनकी मिट्टी तितर बितर हो रही है और उन पर सूखी घास उगी हुई है। द हीज ऑफ द टर्फ, में सूखी घास होती है, उगी हुई है। मेनी मोल्डरिंग हीप, और वह ऐसे ढेर हैं जिनका ढेर की मिट्टी जो है, उन कब्रों की मिट्टी जो है मोल्डिंग हो रही, तितर बितर हो रही, स्कैटिंग हो रही है, अर्थात टूट फूट रही हो कब्रें, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तितर बितर होना, स्कैटिंग होना। ईच इन हिज नैरो सेल, और उन प्रत्येक कब्रों में लेटे हुए हैं, हमेशा के लेटे हुए। ईवर हार ऑलवेज, कभी उनको उठना नहीं है। किनको? जो फोर फादर्स हैं, इस छोटे से गांव के पूर्वज हैं, जो हमेशा लेटे हुए हैं, अर्थात उनको कभी अब उठना नहीं है। उन छोटी कब्रों में जो सकरी हैं, बेकार कब्रें दिखाई पड़ती, उनकी देखभाल करने कोई नहीं है, तो कब्रें को मिट्टी तितर हो रही है, उनमें हमेशा लेटे हुए हैं। इस छोटे से गांव के जो पूर्वज लेटे हुए हैं, उनको कभी उठना नहीं। स्मॉल विलेज होता है मैंने पुरवा कह लीजिए, इसका नाम ही होता है स्मॉल विलेज, पुरवा जानते हो? हाँ, तो वही पुरवा स्मॉल विलेज, हेमलेट पर स्मॉल विलेज होता है, याद रखेंगे। कभी पूछते, कभी परीक्षा में आता है कहीं पर, बहुत कम प्रयोग होता है, बहुत कम प्रयोग होता है हेमलेट, बहुत कम प्रयोग होता है ना हेमलेट। पहली बार देख रहे होंगे, इसका और कोई प्रयोग ही नहीं हुआ, लेकिन कंपटीशन में आ जाता है हेमलेट कहीं पर जो है। तो हेमलेट माने स्मॉल विलेज, छोटा गाँव। Beneath those ruins that you tasted where heap the turf in many moulding heap, each in narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. In this stanza, the poet describes it. There are many graves in that country churchyard. कविता में इस स्टेंजा में का वर्णन करता है कि उस कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें हैं। There are many graves under the elm tree, and some graves are under the evergreen tree shade, और कुछ कब्रें जो है evergreen tree shade के नीचे हैं। ग्रेव मैंने कब्र होता है, नहीं मालूम है? ग्रेव मैंने कब्र, गंभीर, ग्रेव मैंने कब्र होता है गंभीर। देयर आर सम ग्रेव्स अंडर द रुग्डो एल्म ट्री एंड देयर आर मेनी ग्रेव्स अंडर द शेड इन द शेड ऑफ द यू ट्रीज विच इज एवरग्रीन, जो हमेशा सदाबहारी रहता है। एंड वेयर द टर्फ इन मेनी मोल्डिंग हीप एंड ऑन दोज ग्रेव्स देयर आर ड्राई ग्रास, देयर ग्रोज द ग्रास दैट आर ड्राई टुडे, जिसमें घास उगे जो आज सूख गई है। एंड द ग्रेव्स द सोयल ऑफ द ग्रेव्स आर स्कैटिंग हियर एंड देयर, और उस कब्रों की मिट्टी जो है तितर बितर हो रही है। बिकॉज देयर इज नो बडी हु कैन केयर देम, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो उनकी देखभाल कर सके। ईच इन हिज नैरो सेल्फ फॉरएवर लेड एंड इन those small graves there are lying the forefathers of the small village that, and those forefathers would not be awake again, और उन forefathers को कभी अब उठना नहीं है। इन हिज नैरो सेल्स फॉरएवर लेड, और उन छोटी कब्रों में लेटे हुए हैं, हमेशा में से लेटे हुए हैं। द रूड फोरफादर में साधारण गांव के पूर्वज लोटे हुए हैं, उस छोटे से गांव के जो सो रहे हैं और हमेशा के लिए सो रहे हैं, और उनको कभी जागना नहीं है। समझ गए? अगला देखिए, द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग, the breeze call of incense breathing man, the swallow tweeting from the star-built shed, the coxswain clarion are the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breeze call of incense breathing man. Now the poet describes about the people, about the forefathers who are lying under the graves. अब का वर्णन करता है उनके बारे में जो उन कब्रों के अंदर लेटे हुए हैं, उन साधारण व्यक्तियों के बारे में वर्णन करता है जो गांव के साधारण लोग थे। द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मैन, ब्रीजी काल पुकार, हवा की मंद पुकार जो कि सुगंधित होती है मॉर्निंग टाइम में। प्रातः काल जो है मंद मंद सुगंधित हवा बहती है, प्रातः काल का दृश्य अच्छा होता है, और जो है मंद मंद सुगंधित हवा बहती है। ब्रीथिंग मॉर्निंग हो जाएगा, इंसेंस से भरी हुई सुगंधित हवा, ब्रीजी काल में मंद मंद की हवा की पुकार,
काल माने पुकार, अर्थात जब प्रातः काल जो है सुगंधित और मंद मंद हवा चलती है तो लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं। उठते नहीं उठते हैं, विशेष अच्छे लोग उठते हैं टहलने के लिए, प्रातः काल की हवा का आनंद लेने के लिए उठते हैं, उठ जाते हैं। लेकिन उनकी मांग या उनकी पुकार, उनका आकर्षण, प्रातः काल का आकर्षण, द स्वैलो ट्यूटिंग, पक्षी, स्वैलो मैंने अबाबिल पक्षी होता है कि गौरैया होता है, गौरैया होता है, स्पैरो होता है, अच्छा स्वैलो अबाबिल पक्षी होता है, बया पक्षी कह लीजिए, बया पक्षी या अबाबिल पक्षी, ट्यूटरिंग, चर्पिंग, प्रातः काल के समय जो अबाबिल पक्षी होते हैं, स्वैलो होते हैं, वो चर्पिंग करने लगते हैं। फ्रॉम दियर स्टार बिल्ड शेड, अपने तिनके से बने हुए शेड में, घोंसले में, अपने तिनके से बने हुए घोंसले में जो है अबाबिल पक्षी जो है चर्पिंग करते रहते हैं। तो कुछ उससे उठ जाते हैं, वो तो जो अच्छे आदमी होते हैं, जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है, वो तो प्रातःकाल टहलने के लिए उठ जाते हैं, नहीं उठ जाते हैं। और जो उससे भी नहीं उठते हैं तो चर्पिंग सुन करके उड़ जाते हैं। समझ गए? द स्वैलो ट्यूटिंग फ्रॉम द स्टार बिल्ड सेट, जब प्रातः काल के समय जो है तिनके से बने हुए घोंसलों में पक्षी, अबाबिल पक्षी चहचहाने लगते हैं, तब भी बहुत से लोग उड़ जाते हैं। और जब उससे नहीं उठते तो किससे कैसे उठते हैं? द कॉक्सिल क्लैरियन, मूंगे की बांग सुन करके, मूंगे की तीखी बांग सुन करके प्रातः काल उठ जाते हैं, नहीं? द कॉक्सिल क्लैरियन, मूंगे की तीखी बांग या आवाज़ सुन करके लोग उड़ जाते हैं। आर द इकोइंग हार्न, या हार्न जो बजाता हुआ, हार्न बज के हार्न सुन करके लोग उड़ जाते हैं। हार्न किसका? यहाँ देखिए, हार्न प्रातः काल के समय जो है हंटर जो होते, शिकारी जो होते हैं, वो शिकार करने निकलते हैं, तो अपने कुत्तों को इकट्ठा करने के लिए और अपने आदमी इकट्ठा करने के लिए हार्न बिगुल बजाते हैं, ताकि हम लोग आएँ, उठें जो है और साथ में शिकार करने के लिए चलें। तो बहुत तेज़ी से हार्न बजाते हैं। तो जो व्यक्ति मुर्गे की मांग सुन करके भी नहीं उठता है तो उस हार्न को सुन करके भी उड़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? नो मोर शैल लोज फ्रॉम दियर लोली बेड, एक गांव के जो पूर्वज हैं, जो करीब बेचारे साधारण लोग हैं, उनको कोई चीज़ें नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। इनको कोई दुनिया की चीज़ कोई इनको उठा नहीं सकती। समझ गए? प्लीज सी अगेन, द पोएट डिस्क्राइब हियर दैट इन द मॉर्निंग टाइम द विंड ब्लो स्लोली फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, प्रातः काल मंद मंद सुगंधित हवा पर चलती है। एंड द पीपुल गॉट अप टू टेक द रिक्रिएशन ऑफ दैट नेचुरल सीन, उस समय प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए बहुत से लोग उड़ जाते हैं। एंड द swallow tweeting from the star built shed, and in the morning time the swallow began to chirp in sitting there the nest, अपने घोंसलों में बैठे हुए जो है swallow अबाबिल पक्षी चहचहाने लगते हैं। एंड आफ्टर listening the sound of the chirping bird the man can awake, the cock is clarion, and in the morning time the cock began to make sound in a shrill way, जो मुर्गा होता है वो भी तीखी आवाज़ देने लगता है। एंड आफ्टर हियरिंग द साउंड ऑफ द कॉक्स द पीपुल गॉट अप, एंड इन द echoing horn in the morning time the hunter began to play the bugle, and after the hearing the horn sound the people gathered, the hunter gathered with their hounds, hunter gathered with their hounds, हंस शिकारी कुत्ते अपने शिकारी कुत्ते इकट्ठा करके जो है दे बिगैन टू वॉक टू हंट, वह शिकार करने चल देते हैं। एंड दीज पीपल अवोक आफ्टर द हियरिंग ऑफ दिस साउंड, बट दीज पीपल हु आर लाइंग इन देयर बेड्स इन देयर द ग्रेव्स दे कैन नॉट बी अवोक्ड ऑफ एनी वे, उनको किसी प्रकार से जगाया नहीं जा सकता है, बिकॉज दे आर स्लेप्ट फॉर इवल, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए सो जगे। नहीं आई? अच्छा देखिए, द कॉक्सिल क्लैरियन, मुर्गे की तीखी बांग सुन करके लोग उड़ जाते हैं। द पीपुल गॉट अप आफ्टर लिसनिंग द कॉक्सिल साउंड, एंड सम पीपुल हु आर अनेबल टू अवेक ऑफ दिस साउंड दे मस्ट अवेक आफ्टर द लिसनिंग ऑफ द हॉर्न्स ऑफ द हंटर्स that gathered his hounds and the other friends in the morning time. These people awoke, but the people who are lying on under their beds,
Their graves, they are lying far ever, they can be awoke of these sounds. लेकिन ये कभी जगाए, इन आवाज़ को भी जगाए नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर स्लेप्ट फॉर ईवर एंड ईवर, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए वे सो गए। नाउ सम स्टेंजा लेफ्ट हियर। तो इन 2 स्टेंजा में कब्रों का वर्णन किया, कौन लेटे हुए हैं, उनको जगाया नहीं जा सकता है, उनकी कब्रें कैसी, इनका वर्णन किया है। फिर देखिए कुछ स्टेंजा छूटे हुए हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेंजा हैं सबसे महत्वपूर्ण है, इसी दोनों स्टेंजा के ऊपर जो है वो ग्रे प्रसिद्ध हो गया है। उसको इसकी जो प्रसिद्ध पॉपुलरिटी पोएम की है इन्हीं दोनों स्टेंजा पर है। देखिए हाँ आखिरी वाले, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूथफुल टॉय, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Let not ambition mock their youthful pride. Ambition महत्वाकांक्षा, शाब्दिक कर देखिए, महत्वाकांक्षा को उनके उपयोगी परिश्रम पर हंसना नहीं चाहिए। मॉक बने हंसी उड़ाना। महत्वाकांक्षी लोग जो है उनके परिश्रम पर, किनके परिश्रम पर, जो इन कब्रों में पड़े हुए हैं उनके परिश्रम पर हंसना नहीं चाहिए। हंसे नहीं, महत्वाकांक्षा ना हंसे उनके परिश्रम पर। ये तो शाब्दिक अर्थ है, लिखा नहीं, समझ लीजिए किसके परिश्रम पर है। महत्वाकांक्षा उनके परिश्रम पर हंसे नहीं, अर्थात इसका अर्थ हुआ महत्वाकांक्षा एम्बिशन हैज बीन पर्सनिफाइड हियर। महत्वाकांक्षा को जो है पर्सनिफाई कर दिया गया है, अर्थात महत्वाकांक्षा क्या है, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, समझ गए। महत्वा लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूथफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उनके उपयोगी परिश्रम पर हंसना नहीं चाहिए। दियर होमली जॉयस, उनके घरेलू खुशियों पर, किनके घरेलू खुशियों पर, जो उसमें लेटे हुए पड़े हुए गांव बेचारे लोग, वो जिंदगी में कठिन परिश्रम किया अपनी रोजी रोटी के लिए और उनको कोई खुशी नहीं मिली। नाट देखा लिखा होमली जॉयस में साधारण खुशियों पर, एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और उनके भाग्य भी अस्पष्ट थे, अर्थात भाग्यशाली नहीं थे, जिंदगी में पेट के लिए परिश्रम करते रहे। समझ गए क्या कहना चाहता है कभी यहाँ पर जो है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, जो समाज में महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, और उनको जो है उन व्यक्तियों के परिश्रम पर हंसना नहीं चाहिए जो ज़िंदगी में खाने के लिए, पेट के लिए कठिन परिश्रम करते थे। उनको कोई ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं मिली, साधारण खुशियाँ थी उनकी, और भाग्य की भी अस्पष्ट थे, अर्थात वो भाग्यशाली नहीं बल्कि दुर्भाग्यशाली थे। लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन पर हंसना नहीं चाहिए। नार ग्रैंड्योर हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, और ना शानदार व्यक्तियों को, अच्छे धनी व्यक्तियों को उनके ऊपर घृणापूर्वक मुस्कुराना चाहिए। डिस्डेनफुल माने घृणापूर्वक स्माइल, मुस्कुराना। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि इन बेचारे गरीबों के जो एनाल्स है, जीवन इतिहास बहुत छोटा था, बहुत जल्दी मर गए, इतना कठिन परिश्रम करते थे, कितना कमज़ोर हो गए कि बहुत जल्दी मर गए, बहुत जल्दी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, धनी व्यक्तियों को जो है उनके परिश्रम पर, उनकी खुशियों पर, उनके भाग्य पर हंसना नहीं चाहिए। चलिए आज स्टॉप।